तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है हमारा अल्जाइमर डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन है उनका नॉर्मली लॉस होता है, तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ रिजल्टिंग इन, इसकी वजह से हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिक्लाइन होते हैं विथ डिक्लाइन एक्टिविटी ऑफ डेली एक्टिविटी एंड बिहेवियर चेंजेस। तो इसमें टोटल तीन चीज़ होती है। हमारे डिक्लाइन ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटी होता है, सेकंड डिक्लाइन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन होता है, बिहेवियर चेंज होता है। अब व्हाट इज़ कॉग्निटिव फंक्शन? कॉग्निटिव फंक्शन मतलब मेंटल प्रोसेस, हमारी जो ब्रेन की थिंकिंग की पावर है, लर्निंग की एबिलिटी है और अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग है, वो लॉस हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है। मोस्ट कॉमन किस में होता है? ये एल्डरली पर्सन में मोस्ट कॉमन होता है फ्रॉम एज 60 टू 80 ईयर। 60 टू 80 ईयर के पेशेंट में ये ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। अभी सेकंड टॉपिक हम देखेंगे कि इसका पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज़, सबसे पहले पैथोलॉजी प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपली ऑफ न्यूरॉन लॉस। हमने आपको बताया था इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़। तो इसमें न्यूरॉन लॉस होता है। न्यूरॉन लॉस कहाँ का होता है? दो जगह का होगा मेन, ये तो टेम्पोरोपैराइटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा कि हमारे जो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा हमारा ब्रेन, मतलब हमारे इसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। उसकी वजह से क्या वो, अब इन्फ्लेमेशन किस लिए हो रहा है? मतलब दो चीज़ की वजह से हो रहा है। ये तो सलाइन प्लेग की वजह से हो रहा है और दूसरा न्यूरोफाइबरी टेंगल्स की वजह से हो रहा है। अब दिस इज सलाइन प्लेग एंड दिस इज न्यूरोफाइबरी टेंगल। अब ये जो दो चीज़ अगर हमारे को हो रही है तो दिस विल एक्ट एज अ हॉलमार्क फॉर द अल्जाइमर डिसीज। सो और अब व्हाट इज सलाइन प्लेग? पहले हम दो चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। सलाइन प्लेग इज बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट इन ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन में बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट हो जा रहा है तो दिस विल बी सलाइन प्लेग। एंड न्यूरोफाइब्री टेंगल क्या है? इट इज़ अ फिलामेंटस इल्यूजन। तो इन्होंने दोनों को एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अपन भी बता देते हैं। सबसे पहले सलाइन प्लेग कंसिस्ट ऑफ extracellular deposition of insoluble material which is amyloid B। अभी amyloid B क्या है? it derive from amyloid precursor protein। तो ये amyloid प्रोटीन से amyloid B बन रहा है और ये जाके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में हमारे डिपॉजिट हो जा रहा है, जिसकी वजह से सेलाइन प्लेग हो रहा है बस। अब न्यूरोफाइब्रिल टेंगल रिप्रेजेंट इंट्रासेरेब्रल पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट। अभी किस चीज़ का फिलामेंट रहता है? ये फिलामेंट रहता है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन का, और इसको क्या बोलते हैं? टॉप प्रोटीन। ओके, ना अपन देखते हैं एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में क्या दिया है? एक्सेक्ट एटियोपैथोजेनेसिस इज नॉट नोन। सो हम लोग एग्जैक्ट ही पढ़ेंगे तो ये छोड़ देंगे। सेकेंड थर्ड स्लाइड, इसमें क्या हमको पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है व्हाट इज़ द क्लिनिकल फीचर। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इंसिडेंस ऑनसेट होता है हमारा इसका अल्जाइमर डिसीज। इंसिडेंस ऑनसेट, व्हाट इज इंसिडेंस ऑनसेट? इंसिडेंस ऑनसेट मतलब कि जो हमारा डिसीज है वो एकदम स्लो आएगा और वो इतने ऑब्वियस सिम्टम्स शो नहीं करेगा। देन उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ एक्टिविटी। अब होता क्या है इसके अंदर? हमारी जो डेली एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, पेशेंट खुद वर्क परफॉर्म नहीं करता, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है और वो डिसेबल हो जाता है। द पेशेंट हैज़ डिस्टर्बेंस। अब क्या क्या डिस्टर्बेंस होता है? कॉग्निटिव वाला आ गया ये, डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी, लैंग्वेज एंड विजुअल स्किल्स। अब इसमें क्या होता है? देयर इज इम्पेयर्ड एबिलिटी टू लर्न न्यू। पेशेंट की जो एबिलिटी है न्यू चीज़ लर्न करने की वो तो जाती ही है और वो प्रीवियस जो चीज़ है उसको रिकॉल भी नहीं कर पाता। देन दिस पॉइंट इम्पेयरमेंट ऑफ, हाँ अब इसमें क्या होता है? पेशेंट में इम्पेयरमेंट ऑफ सेमेंटिक मेमोरी का इम्पेयरमेंट हो जाता है। मतलब जो पब्लिक इवेंट है वो उसको याद नहीं रहती। सेकेंड, वर्किंग मेमोरी का लॉस हो जाता है। पेशेंट की जो वर्किंग मेमोरी है वो भी लॉस हो जाती है और दिस विल मैनिपुलेट द शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, और थर्ड एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस है हमारे पेशेंट के वो भी अफेक्ट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो पेशेंट के फंक्शन है वो भी अफेक्ट होते हैं। अब ये है द डिक्लाइन इन लैंग्वेज फंक्शन। डिक्लाइन क्या होता है? लैंग्वेज फंक्शन में डिक्लाइन होता है, पेशेंट को लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो बोल नहीं पाता। सेकेंड चीज़ इंक्रीज डिफ़िकल्टी इन नेम्स। पेशेंट को नेम्स में डिफ़िकल्टी होती है, वो नेम्स भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग विथ बीइंग सेड। व्हाट इज़ बीइंग सेड मतलब कि क्या बोला गया है, पेशेंट को वही नहीं समझ आता। ठीक है,
नाउ इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कैरी, हाँ जो पेशेंट है ना वो मोटर एक्टिविटी कर नहीं पाता, लेकिन इंस्टेड उसके जो मोटर फंक्शन है वो अगर मोटर फंक्शन इंटैक्ट है फिर भी वो इम्पेयर्ड एक्टिविटी मोटर एक्टिविटी नहीं कर पाता, इसलिए इस जो कंडीशन है उसको बोलते हैं डिस्पायरेक्सिया। डिस्पायरेक्सिया और फेलवर टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, पेशेंट को क्या होता है वो रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट को, तो इंस्टेड ऑफ जो उसकी सेंसरी फंक्शन है वो इंटैक्ट है फिर भी नहीं कर पाता, इसलिए इसको बोलते हैं अग्नोसिया। लास्ट सेकंड पॉइंट, अदर फीचर इंक्लूड, बाकी क्या फीचर है उसमें बिहेवियर में प्रॉब्लम आएगा, साइकोटिक सिम्टम्स दिखेंगे, डिप्रेशन दिखेगा और डिल्यूजन होगा 50% ऑफ द पेशेंट्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्जाइमर एंड डेमेंशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल्जाइमर और डेमेंशिया के पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकें। नाउ हम देखने वाले लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अब हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अल्जाइमर को डिटेक्ट तो करना ही है और उसको डेमेंशिया से एक्सक्लूड भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड केमिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, टोटल ब्लड काउंट करेंगे, टेस्ट फॉर सिफाइलिस करेंगे और सीरम लेवल विटामिन B12 एंड थायराइड फंक्शन करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम CT स्कैन करने बोलेंगे पेशेंट को और MRI करने बोलेंगे। CT स्कैन क्या करेगा, यूजुअली डन टू एक्सक्लूड इंट्राक्लेनियल पैथोलॉजी, और MRI क्या करेगा, इट विल सी वाइट मैटर इस्चेमिक लीजन, वाइट मैटर में इस्चेमिक लीजन को देखेगा MRI और इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी को एक्सक्लूड करेगा CT स्कैन। और लास्ट में हम क्या कराएंगे, फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग स्टडी। तो फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग स्टडी में दो होता है, एक तो PET और एक SPECT। ओके, तो वो ये हमारी हो गई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। नाउ वी विल गो विद द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्जाइमर डिसीज। तो मैनेजमेंट में टोटल चार चीज़ है। सबसे पहले कॉग्निटिव डेफिसिट। अब कॉग्निटिव का हमने आपको मतलब बताए थे कि मेंटल प्रोसेस रहती है थिंकिंग और लर्निंग की और अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग की पेशेंट की। तो अब सबसे पहले अपन इसके लिए पेशेंट को देंगे कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर देंगे। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर देंगे, ये क्या करता है कोलिनेस्टरेज, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिम्टम जो आ रहे पेशेंट को अल्जाइमर के उसको इम्प्रूव करेगा। रिड्यूस द रेट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो हमारे कॉग्निटिव अवेयरनेस लर्निंग डिक्लाइन हो रहा है उसके रेट को रिड्यूस करेगा। अब जो इसमें टोटल 4 ड्रग है, डोनपेजाइल, रिवास्टिगमाइन, ग्लेंटेनामाइन एंड टेक्रीन। ओके, तो ये हमारे 4 ड्रग्स हैं। अब कॉमन साइड इफेक्ट, अब ड्रग के साइड इफेक्ट तो रहेंगी, नोसिया, वोमिटिंग और डायरिया। ये 3 कॉमन साइड इफेक्ट रहती है, नोसिया, वोमिटिंग और डायरिया। सबसे पहले अपन जो ड्रग है उसका डोज देख लेते हैं। तो अपन डोनेपेजाइल का डोज देखेंगे तो इट इज़ 5 मिलीग्राम देना है, दिन में एक बार ही देना है और बाद में इसको इंक्रीज करके 10 मिलीग्राम करना है आफ्टर 1 to 4 वीक। अब अपन ग्लेंटामाइन भी हमको देना है 4 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार देना है, और अपन इसको टाइट्रेट करके 12 मिलीग्राम लाएंगे ट्वाइस अ डे आफ्टर 1 to 4 वीक। और रिवास्टिगमाइन इसको हम लोग 1 mg पर 1.5 mg 2 दिन में एक, मतलब दिन में 2 बार देना है, और टाइट्रेट करके इसको अपन 6 mg पे लाएंगे ट्वाइस अ डे आफ्टर ओवर 1 to 3 मंथ। ओके, द मॉडरेट टू सर्व केसेस, हाँ अगर अब ये नॉर्मल केस के लोग, अगर मॉडरेट टू सीवियर केस अगर आया तो उसमें अपन क्या करेंगे, हमारे जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है उसके साथ साथ अपन लोग देंगे N-मिथाइल डीएस्पिरेट एंटागोनिस्ट। क्या देंगे अपन उसको, N-मिथाइल डीएस्पिरेट एंटागोनिस्ट देंगे फॉर मॉडरेट टू सीवियर केसेस। और अदर एजेंट इंक्लूड, बाकी क्या, विटामिन E देंगे और NSAID देंगे। ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेफिसिट का मैनेजमेंट। अभी हम देख रहे हैं कोमॉर्बिड कंडीशन। कोमॉर्बिड कंडीशन में क्या होता है कि 2 और मोर डिसीज एट सेम टाइम, 2 और मोर डिसीज होती है सेम टाइम पे। जैसे इसका हमको क्या, तो इसके लिए हम उसको ऑप्टिमल मैनेजमेंट करेंगे उसका। और जैसे कि इंक्लूड, अभी कोमॉर्बिड कंडीशन अल्जाइमर में क्या क्या रहती है, विजुअल प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम एंड डेंटल प्रॉब्लम। ओके, देन ये हो गया। अब हम करेंगे बिहेवियर प्रॉब्लम। तो बिहेवियर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फार्मेलॉजिकल और नॉन फार्मेलॉजिकल जो भी ट्रीटमेंट है हम वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और एट लास्ट एजुकेशन कराएंगे, जो भी केयर गिवर है पेशेंट का उसको बताएंगे कि हाउ टू
पेशेंट के साथ, अल्जाइमर के पेशेंट के साथ कैसे उनको रखना है। ओके, और बस इतना ही करना है। थैंक यू।